बच्चों कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल पी फॉर फिजिक्स। इस चैनल पर मिलेगी आपको फिजिक्स से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम का एक यूनिक और जेन्युइन सॉल्यूशन, जिससे आप फिजिक्स की लैंग्वेज को इजीली समझ पाए और साथ में फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। तो अब जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, हमने एक एप्लीकेशन पढ़ा किसका, बायट-सावर्ट लॉ का। हमने क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई भी सर्कुलर लूप है तो उसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसमें करंट चल रहा है। तो हमने उसके सेंटर पे तो निकालना सीख लिया, अब हमें उसकी एक्सिस पे निकालना है। एक्सिस और सेंटर में क्या अंतर होता है, देखो अगर ये कोई भी सर्कल है या फिर कोई भी लूप है तो उसका सेंटर तो ये माना जाएगा। हमें इस वाले पॉइंट पर तो मैग्नेटिक फील्ड पता है। अभी एक्सिस क्या है कि अगर मैं एक लाइन ज्वाइन कर दूं ऐसे करके, ठीक है ना, तो ये इसकी पूरी क्या हो गई, एक्सिस। क्या हो गई, एक्सिस। ये जो इसकी एक्सिस जो इसकी सेंटर से पास हो रही होगी, है ना, परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये क्या होगी, इसकी एक एक्सिस। अब हमें इस वाले पॉइंट, इस वाले एक्सिस पे किसी भी एक पॉइंट पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। इस वाले एक्सिस से किसी भी एक पॉइंट पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मुझे क्या पता हो कौन सा पॉइंट है, तो मैं क्या मान के चलता हूँ कि मेरे हिसाब से वो पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है। कितनी डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है। अच्छा, जैसे आप कभी भी इसको बुक में पढ़ोगे, आपने अपने टीचर से पढ़ रखा होगा, तो मैंने यहाँ पे छोटा आर क्या लिख रखा है, किसकी रेडियस है, छोटा आर। छोटा इज द रेडियस ऑफ किसकी, रिंग की। और कैपिटल आर इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो अगर इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, मैंने डिस्टेंस का मान लिया। बस ये हो सकता है कि वो आपने जो पढ़ा होगा वो बड़ा यहाँ आ जाएगा और छोटा यहाँ आ जाएगा। तो हमें उससे मतलब नहीं, हम लास्ट में डेरिवेशन निकालेंगे। हम बस उसमें जो भी उसके स्टेट्स आएंगे, जो भी उसके ऑब्जर्वेशन से वेरिएबल्स आएंगे, उसको हम कंपेयर कर लेंगे कि भाई हमारा छोटा ये है और बड़ा ये है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या काम करा, देखो मैंने एक रिंग बनाई, एक सर्कुलर लूप बनाया, इसमें करंट ऐसे चल रहा है। अब आप ध्यान दोगे कि मैंने एक फेस को शेड कर रखा है, एक फेस को अनशेडेड है। तो देखो जब हम कोई भी चीज हम 3D फिगर को 2D में बनाएंगे तो हमें बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हमें ये बताना कि कौन सा मेरा फ्रंट फेस है, कौन सा मेरा बैक फेस है। क्योंकि अगर मैं यही नहीं बता पाऊंगा कौन सा मेरा फ्रंट फेस है और कौन सा बैक फेस है, तो मैं कैसे बता पाऊंगा कि करंट की डायरेक्शन क्या है। तो उसके लिए मैंने क्या लॉजिक करा कि भाई जो भी शेडेड रीजन है वो क्या होगा, फ्रंट। वो क्या होगा, फ्रंट, ठीक है ना। तो ये क्या है, जो हमारी सर्कुलर लूप है, इसका फ्रंट फेस क्या है, ये वाला। इसमें करंट नीचे की तरफ चल रहा है, अगर करंट नीचे की तरफ चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, इस तरफ। चलो ये वाली बात तो क्लियर हो गई। अब हम क्या काम करेंगे, हमने एलिमेंट लेना सीखा था ना। एलिमेंट हमेशा किस पे लेते हैं, करंट कैरिंग वायर पे। जब भी करंट कैरिंग जो भी एलिमेंट होगा, जो करंट कैरिंग जो भी क्वांटिटी होगी इस पे, तो करंट किस में चल रहा है, इस वाले लूप के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इस वाले लूप के इस वाले पॉइंट में कर ले रहा हूँ एक एलिमेंट डीएल, और इस वाले पॉइंट पे भी एक एलिमेंट का ले रहा हूँ डीएल, ठीक है। ये मैंने दो एलिमेंट ले लिए किसके, एक करंट कैरिंग लूप के, ठीक है। अब इस डीएल से इस वाले पॉइंट तक जाना है मुझे, क्योंकि मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए होती है। तो मैंने एक ये डिस्टेंस खींच ली और एक ये डिस्टेंस खींच ली, ठीक है। अब ये क्या था, क्योंकि जब हम बायट-सावर्ट लॉ बना रहे थे तो मैंने क्या माना था कि मेरे जो एलिमेंट की लेंथ है और जिस वाले पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है। तो सेम केस मुझे यहाँ भी मानना पड़ेगा कि जो मेरा एलिमेंट है और जिस वाले पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो मैंने ये वाली चीज निकाल दी। अब ये डिस्टेंस कितना आएगा बताओ, पाइथागोरस लगा दें यहाँ पे। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट आर, छोटा आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। ये भी क्या बनेगा, अंडर रूट, क्योंकि ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब देखो, अगर इस वाले पॉइंट पे जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनना चाहिए, बाहर की तरफ, इस तरफ, है ना। लेकिन जो हमने बायट-सावर्ट लॉ के हिसाब से पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है हमारे, तो वो इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर बनता है या आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि जब हम एज ए प्लेन, जो हमारे इसका जो हमेशा प्लेन होगा किसका, एक वाली कोयल का, वो हमेशा प्लेन ऑफ पेपर के पैरेलल होगा। या तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, अंदर की तरफ। लेकिन यहाँ पे जो हमारा प्लेन ऑफ पेपर, जो हमारा प्लेन है किसका, कोयल का, वो क्या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। मतलब प्लेन ऑफ पेपर ऐसा है और हमने कोयल ऐसे रख रखी है। अगर हमारी कोयल ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे है, ऐसे 90 डिग्री एंगल पे है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बनेगा, इस डायरेक्शन में। हमें बस ये वाली बात ध्यान रखनी है क्या इसमें, कि जो डीएल है और जो वाली डिस्टेंस है और जो इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो तीनों आपस में क्या बनेंगे, परपेंडिकुलर। वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ये मैंने कैसे कंक्लूड करा, क्योंकि मुझे पता था कि जो डीएल और जो डिस्टेंस होती है वो आपस में परपेंडिकुलर होती है। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, जो डिस्टेंस होती है बिटवीन डीएल और इस वाले पॉइंट के बीच में, उसके परपेंडिकुलर कौन होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने ये वाला अंदाजा यहाँ लगा लिया कि डीएल और ये वाली डिस्टेंस क्या हो गया आपस में परपेंडिकुलर, और ये वाली डिस्टेंस और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया आपस में परपेंडिकुलर। तो सिमिलरली ये वाला भी क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, 90। अब देखो ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा, तो ये भी कितना बनाएगा, थीटा। अब अगर मैं इसको डीबी को दो एंगल में, दो एक्सिस पे रिसोल्व करूं तो वो इस तरीके से होंगी। अगर ये थीटा तो ये भी क्या होगी, थीटा, और ये भी क्या होगी, थीटा। अगर आप मैथ के स्टूडेंट नहीं हो तो मैं आपको छोटा सा हिंट दे रहा हूँ कैसे हुआ। अगर मैथ के स्टूडेंट हो तो जल्दी समझ जाओगे। देखो हुआ क्या कि यहाँ पे एंगल थीटा था, ये भी एंगल क्या है,
थीटा, और मैंने एक एक्सिस ऐसे ब्रेक करी और एक एक्सिस ऐसे ब्रेक करी, और मैं ये मान के चल रहा हूँ ये क्या है डी बी, और ये भी क्या है डी बी, है ना। ये तो बना हमारा डायग्राम। अब देखो ये थीटा है, ये पूरी कितनी है 90, ये वाली जो एक्सिस बन रही है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी ऑटोमेटिकली 90 माइनस थीटा, क्या बन जाएगी 90 माइनस थीटा। अब देखो मैंने क्या बात बताई कि जो मेरी ये वाली डिस्टेंस है और जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो खुद कितना है 90, अगर ये पूरा 90 है और ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा थीटा। तो सिमिलरली ये भी कितना हो जाएगा थीटा। तो इस तरीके से मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया कि अगर ये मेरा एंगल थीटा तो ये भी क्या होगा मेरा एंगल थीटा, ठीक है। तो अब देखो डीबी ना दो जगह रिजोल्व होगा, एक तो ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो यहाँ क्या जाएगा डीबी कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल बंद हो रहा है, और यहाँ भी क्या जाएगा डीबी कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल बंद हो रहा है, यहाँ पे क्या जाएगा डीबी साइन थीटा, ठीक है ना। अब देखो मैं डीबी साइन थीटा एक ले रहा हूँ, डीबी साइन थीटा का ले रहा हूँ एक, डीबी साइन थीटा एक क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि भाई जो मैं एलिमेंट मान रहा हूँ वो तो एक ही तो है, सॉरी जो मैं एलिमेंट मान रहा हूँ वो दो है, लेकिन वो एलिमेंट केवल एक उस पे तो है पूरे क्लोज लूप पे। तो अगर मैं इसको भी इंटीग्रेट कर दूँ इसको भी इंटीग्रेट, तो दो बार इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन मुझे तो डीएल एक का तो इंटीग्रेशन करना है। तो अगर मुझे किसी भी एक डीएल का इंटीग्रेशन करना है तो मैं केवल या तो इसको लूंगा या इसको लूंगा। तो कहने का मतलब क्योंकि ये तो आपस में कैंसिल आउट हो ही जाएंगे, तो मैं दो बार डीबी साइन थीटा नहीं ले सकता, मुझे क्या करना है एक का तो इंटीग्रेशन करना। तो मैं क्या मान के चलूँ कि मैं नेट ही क्या है डीबी साइन थीटा, सही है। तो अगर देखो यहाँ पे आप डीबी का वैल्यू निकालो, तो डीबी का हमारे फॉर्मूले का तो डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इस वाली चीज पे कंफ्यूज मत होना, ये साइन थीटा कौन सा एंगल है डीएल और इस वाली डिस्टेंस के बीच का, और ये जो आर है ये आर क्या है अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि जो डीबी की वैल्यू होती है वो क्या होती है इस वाले डिस्टेंस से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस, ठीक है। हमने ये निकाल दिया डीबी। अब देखो मैं साइन थीटा को ना 1 ही मान रहा हूँ, क्योंकि साइन 90 का होता है हमारा 1, और ये एंगल क्या है 1। सिंस थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो जो मेरी डीबी की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, और ये क्या बन गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, केवल ही क्योंकि रूट से हट गया ना, तो डीबी की वैल्यू मेरी आ चुकी है, सही है। अब क्या है देखो डीबी कोस थीटा बैलेंस ईच अदर, क्योंकि दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो मैं क्या लिखूंगा dB cos theta equals to dB cos theta balances each other, ठीक है। तो इनका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा 0। तो मेरा जो टोटल तो जो मेरा एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड आया या बी नेट, जो एक्चुअल डीबी की वैल्यू आएगी वो क्या होगी डीबी साइन थीटा, क्या होगी डीबी साइन थीटा। क्यों? क्योंकि जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो खुद डीबी साइन थीटा होगा, और डीबी मैं क्यों डीबी लिख रहा हूँ क्योंकि वो चीज खुद किस पे डिपेंड कर रही है डीएल पे। तो कहने का मतलब डीबी की वैल्यू क्या होगी डीबी साइन थीटा, जहाँ पे डीबी की वैल्यू क्या होगी इसकी वैल्यू क्या होगी ये वाली, ठीक है। तो डीबी की वैल्यू क्या बनेगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, और ये क्या बन गई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होती है साइन इक्वल्स टू पी अपॉन एच, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर आर, ये वाला क्या हो गया हाइपोटेन्यूस, तो अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, डीबी की वैल्यू क्या होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई यहाँ आ गया आर यहाँ आ गया डीएल यहाँ आ गया, और ये क्या बन गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि इसकी पावर रूट है इसकी पावर 1 है, और जब मैं 1 + 1/2 करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा 3/2, तो इसलिए इसकी पावर इतनी आ गई, ठीक है। अब मैं कर दूंगा इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि मुझे एक फिक्स वैल्यू निकालनी है। तो डीबी की वैल्यू क्या होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ हो गया आई आर, ये क्या हो गया डीएल, और अपॉन अंडर रूट के अंदर, सॉरी अगर अंडर रूट नहीं लिख रहा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। डीबी का इंटीग्रेशन क्या बनेगा डी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मेरा कांस्टेंट है, सही है, और आई भी बाहर आ जाएगा आर भी बाहर आ जाएगा, तो आर चेंज नहीं होगा, और ये क्या बचा नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब क्या बचा मेरे डीएल, अगर मैं इस डीएल का इंटीग्रेशन होता है गोला ही बनेगा दोबारा से, वो क्या होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, तो वो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और ये क्या बन गया आर स्क्वायर इंटू 2 पाई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स कहाँ से लिया भाई मैं
चलो अगर मैंने पता है इस वाले आर को एक्स मान लिया तो मैं अब इसको एक्स ही मान के चल रहा हूँ, ये चलो आर ही मान ले रहे हैं ना, तो जहाँ मेरा आर एक्स आ रहा है वहाँ मेरा क्या आएगा आर। तो ये वहाँ मेरा क्या आएगा हमेशा आर, मैं एक्चुअली करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा आर। तो अब ये क्या होगा, 2 पाई से कटा 2 टाइम्स, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू नॉट 2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस छोटे आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो मेरे क्या निकल गया, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। अगर वो आपसे पूछ ले कि चलो इस वाली चीज को प्रूफ करके दिखाओ, कि अगर चलो तुमने ये वाली बात मान ली कि हम किसी भी पॉइंट पे इस वाले एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू ही आएगी, तो मुझे प्रूफ करके दिखाओ कि सेंटर भी तो इसी वाले एक्सिस पर आ रहा है, तो क्या जब मैं इस वाले पॉइंट को पी पॉइंट को इसके सेंटर पे लेके जाऊंगा ओ पे, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वही आएगी जो हमने पिछले वाले उसमें निकाली। तो ये होमवर्क आपके लिए होगा कि अगर मैं इस कैपिटल आर की वैल्यू जीरो कर दूं, कैपिटल आर की वैल्यू क्या कर दूं जीरो, तो मेरी बी की वैल्यू क्या आएगी। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, अगर मैं इस कैपिटल आर की वैल्यू जीरो कर दूंगा तो ये वाला आर तो खत्म हो गया। अब क्या बचता है हमारे पास छोटा आर का स्क्वायर, कि बाहर कितनी पावर है इसके 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर है छोटा आर स्क्वायर नीचे आर क्यूब। तो जब 2 पावर से 1 पावर से कटेगी तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। अगर वो एन टर्म्स बोल देगा तो हमें किस में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, एन की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किसमें, आई में, तो वो क्या बन जाएगा, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। तो इसका मतलब है हमारे वाला फॉर्मूला भी ठीक निकल सकता है। आप एक बार से कोशिश करिएगा, और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।